हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं जो आपको कंपटीशन पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो हम आपको ये शेयर करने चाहते हैं कि SN2 रिएक्शन, यानी मेरे कहने मतलब है कि हम आपको कुछ कंपाउंड देंगे और उन कंपाउंड में आपको SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको उसमें रिएक्टिविटी क्या करनी, शो करनी है। ओके बेटा, तो हमें क्या शो करनी है, रिएक्टिविटी। ध्यान समझिएगा सभी लोग, हम लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइलाइट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइलाइट in favor या in case आप लिख देते हैं in case of SN2 मैकेनिज्म। ओके, हम लोगों को कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे बोर्ड में या कंपटीशन में और उसमें उस कंपाउंड में हमें SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमें उसमें रिएक्टिविटी शो करनी होती है कि विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव एंड विच कंपाउंड इज एक प्रकार से लेस रिएक्टिव। ओके बेटा, तो हम लोग ऑर्डर देखेंगे कैसे उसको अरेंज करेंगे, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आपको मैंने डिफरेंस बिटवीन SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म आपको समझाया होगा, तो आप उसको एक बार क्या करिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बात करते हैं कि SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, अगर हम SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करते हैं, देखिए बेटा सभी लोग, तो यहां पर जो रिएक्टिविटी होती है, जो रिएक्टिविटी है वो हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस, समझिए सब लोग, रिएक्टिविटी जो होती है वो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली होती है। यानी मेरे कहने मतलब है कि जो रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जिससे हम ये कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे हिंदी में हम लोग त्रिविम बाधाएं कहते हैं, ये लीजिए त्रिविम बाधाएं के नाम से हम इसको जानते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा, यानी त्रिविम बाधाएं अगर ज़्यादा होती हैं, तो फिर रिएक्टिविटी जो होती है वो बेटा कम होती है। किसमें? SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। मतलब जो कंपाउंड आपको दिए जाएंगे उसमें आपको ये चेक करना होगा कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा तो ये समझिए कि वो मॉलिक्यूल SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें SN2 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा होगी। मेरे कहने मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड में SN2 मैकेनिज्म जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और इस तरीके से ये रिएक्टिविटी जो होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे या पहले से भी नोट होगा, फिलहाल एक बार हमने रिमाइंड करवा दिया। अब हम कुछ कंपाउंड बताने जा रहे हैं और उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए कंपाउंड मैंने कुछ पहले से ऑलरेडी नोट कर रखे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ आपको दे रहे हैं, जैसे हमने कहा 2 ब्रोमो, देखना सभी लोग, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। एक कंपाउंड आपके सामने ये है। ओके, तो पहला कंपाउंड आपके सामने है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। दूसरा आपके पास यहां पर दिया जा रहा है 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। ओके बेटा, और थर्ड आपके सामने गिवन है यहां पर 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ओके, तो हमारे पास 3 कंपाउंड यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले
2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा है 1 ब्रोमो पेंटेन और तीसरा हमारे पास है 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ये 3 कंपाउंड आपके सामने गिवन है। अब इन 3 कंपाउंड में हमें ये देखना है कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा उस कंपाउंड में SN2 के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें SN2 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन उससे पहले आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। अब देखिए आएगी ना, फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने IPC पढ़ी थी, बहुत बच्चे उसको लाइटली लिया था, आज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर दिखाएगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं IPC के से, तो फिर आप स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ कोई ऐसे देख कर नहीं बताने वाली होती है। आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये समझ सकते हैं ये साइड चेन हो गई और ये आपकी पैरेंट चेन। तो सबसे पहले आप पैरेंट चेन पे फोकस करिए। तो चलिए ब्यूटेन में देखो ब्यूटेन यानी ब्यूट कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का ब्यूट होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये देखिए मैंने क्या किया, 4 कार्बन इस तरह से अरेंज कर दिए, हो गया 4 कार्बन ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, तो ये ब्यूटेन। अब नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 2 पर ब्रोमो, तो 2 पर आप लोग ब्रोमो लगा दीजिए, हो गया। 2 पर मिथाइल, तो इसी 2 पर आप क्या करिए, मिथाइल यानी CH3 लगा दीजिए। देखिए अब करना क्या है, CH3 से स्टार्ट करना है, CH3 पे खत्म करना है, और हर जगह CH2, यहाँ पे CH2 और कार्बन की वजह से वो 4 होती है, 5 6 7 8, तो यहाँ पर कुछ भी आपको अटैच नहीं करना है। तो पहला स्ट्रक्चर आपके सामने, जिसे हम लोग 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपके सामने बन चुका है। ओके बेटा, अब हम बनाते हैं, ये हो गया पहला। अब उसके बाद हम दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, लिखा है 1 ब्रोमो पेंटेन। तो देखिए 1 ब्रोमो इज अ साइड चेन और पेंटेन आपका पैरेंट चेन है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पैरेंट चेन। 5 कार्बन है, ये लीजिए 1 2 3 4 5, सबको समझ में आ रहा। 5 कार्बन बनाती है, 5 कार्बन पेंट और बेटा सिंगल बॉन्ड ए, तो ये आपके सामने पेंटेन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 पर ब्रोमो, तो 1 पर हम लोगों ने इस तरह से ब्रोमो फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो 1 पे ब्रोमो हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH2 और यहाँ पर CH आएगा। और इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 5 6 7, एक हाइड्रोजन लगेगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हो चुका है 1 ब्रोमोपेंटेन। अब इसी तरीके से अगर हम तीसरे कंपाउंड की बात करें, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या होगा कि 1 ब्रोमोपेंटेन है बेटा, ये तो स्ट्रक्चर आपका गलत हो गया। 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमो, तो यहाँ पर CH2 और ये CH2 पर Br आएगा, ये 1 ब्रोमोपेंटेन होगा। 2 ब्रोमोपेंटेन ये इसमें आएगा, ये देखिए 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5, तो ये CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH। ओके बेटा, तो ये आपके सामने 3 कंपाउंड हो गए। एक हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा 1 ब्रोमोपेंटेन, और ये आपके सामने हुआ 2 ब्रोमोपेंटेन। अब आपको इसमें ये देखना है कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम क्या होगी, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखो हमने क्या कहा, चलिए कि जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली होती है, ठीक है बेटा। अब इसको समझिएगा सब लोग, हमें ये चेक करना है कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब पहली चीज तो आप कैसे इसको देखेंगे, तो सबसे पहले जहां पर हाइड्रोजन लगा होता है जिस कार्बन से, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा होता है उससे आप क्या मानेंगे, एल्फा कार्बन। देखिए जिस कार्बन पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा उस कार्बन को बेटा आप क्या मानेंगे, एल्फा कार्बन। फिर एल्फा कार्बन से आप ये चेक करो कि कितने आहार उस पर अटैच है। जैसे इस एल्फा कार्बन पर ये पूरा हम क्या मानेंगे, एक आर मानेंगे।
तो ये पूरा हम एक आर मान रहे हैं, ठीक है बेटा। एक आर पूरा मानेंगे, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हम समझ लेंगे लगा हुआ है, तो पूरा एक आर मानेंगे। तो यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर एक आर लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अल्फा कार्बन है, एक आर आपके सामने ये है और एक आर आपके सामने ये है, तो इसमें 2 आर लगे हुए हैं, ठीक। और इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन है, तो एक आर, दूसरा आर और ये तीसरा में 3 आर है। तो आप समझ सकते हैं ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, 2 आर है तो सेकेंडरी होगा, इसमें 3 आर है तो टर्सरी है। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडनेस वहां होगा जहां पर एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि जब एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो जो कार्बन होगा वो चारों तरफ से क्या होगा, सराउंडेड हो जाएगा। और उस कंडीशन में जितना ज्यादा सराउंडेड होगा उसी को त्रिविम बाधाएं कहते हैं, यानी उसी को स्टेरिक हिंडनेस कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडनेस कहाँ है, इस कंपाउंड में जो टर्सरी एल्किल हाइलाइड है, उससे कम कहाँ है सेकेंडरी में, सबसे कम कहाँ है प्राइमरी में। तो सबसे कम प्राइमरी में है, तो जिसमें स्टेरिक हिंडनेस सबसे कम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका सेकंड नंबर वाला होगा, ओके बेटा। उसके बाद रिएक्टिव कौन होगा आपका, कौन सा होगा, थर्ड नंबर वाला, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडनेस जो है वो प्राइमरी से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडनेस किसमें है, टर्सरी में। तो स्टेरिक हिंडनेस ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, तो सबसे कम रिएक्टिविटी आपका कौन होगा, फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से सेकंड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि स्टेरिक हिंडनेस सबसे कम है। उसके बाद थर्ड वाला होगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडनेस ज्यादा है। और जो पहला वाला है उसमें रिएक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंडनेस सबसे ज्यादा है। तो ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडनेस टर्सरी में होता है, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में। इसीलिए SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्राइमरी होगा, फिर ये कौन सा है जो सेकंड वाला कंपाउंड है, ये तुम्हारे सामने प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड बना है। क्या बना है, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड है। आप इसको चेक करिए, ये देखिए CH2X लिखा है, प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड। उससे कम कौन होगा, ये सेकेंडरी, जो थर्ड वाला है वो सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड है। ओके, समझ रहे सब लोग। और उसके बाद आपका टर्सरी एल्काइल हाइलाइड है, टर्सरी एल्काइल हाइलाइड है, ठीक है। तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्राइमरी में स्टेरिक हिंडनेस सबसे कम होता है, उससे ज्यादा सेकेंडरी में होता है और उससे ज्यादा टर्सरी में। तो जिसमें स्टेरिक हिंडनेस ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, जिसमें स्टेरिक हिंडनेस सबसे कम उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सबसे पहले ये होगा सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। ओके बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा भी बताते हैं आपको कैसे वो किस तरह से करेंगे। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कैसे किस तरह से, बहुत अच्छे समझ लीजिए, इसको मैं रख दे रहा हूँ। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की कि कैसे और किस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके, अगला फिर से हमारे पास दिया जा रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर केवल 2-3 कंपाउंड आपके सामने गिवन है। पहला है 1 ब्रोमो, देखिए 1 ब्रोमो 3 मेथाइल, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। ओके, पहला ये हो गया। सेकंड आपके पास गिवन है 2 ब्रोमो, ओके 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ओके, और थर्ड इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। पहला ये बना दिया, सेकेंड ये, थर्ड यहाँ चलिए बना देते हैं। चलिए थर्ड हम आपको बताते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, 2 ब्रोमो, ओके 3 मेथाइल
ओके, और लास्ट में है ब्यूटेन। ठीक है, ये कुछ आपके सामने यहाँ पर फिर से हम आपको 3 कंपाउंड दे रहे हैं और हमें चेक करना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में है। जिसमें ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। मैंने क्या बोला, सबसे पहले पैरेंट चेन ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन आप समझ सकते ना, नंबर ऑफ कार्बन 4 और उनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ब्यूटेन बनाते हैं 1 2 3 एंड 4। समझ गए, ब्यूटेन हो गया। अब आप नंबरिंग कहीं से भी करें, चले हम ऐसे करते 1 2 3 एंड 4। चलिए 1 पर ब्रोमो, ये लीजिए भाई, 1 पे ब्रोमो लगा दिया, कोई दिक्कत। 3 पर मिथाइल, 1 2 3 पर मिथाइल है, ये लीजिए। अब यहाँ हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ भी CH2 आएगा, यहाँ पर CH आएगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड में क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए सेकंड कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन, ये लीजिए आपके सामने 4 कार्बन अवेलेबल है। 2 ब्रोमो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो लगा दिया, कोई दिक्कत। 2 मिथाइल, 2 पर ही मिथाइल, 2 पर ब्रोमो, 2 पर ही यहाँ पर मिथाइल आ चुका है। ठीक, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये CH3, ये CH3 और ये CH2, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की बैलेंसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। ओके बेटा, अगला इसको देखिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये लीजिए, ये ब्यूटेन आपके सामने है। और क्या कह रहे हैं, 2 ब्रोमो, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। 2 ब्रोमो, 2 पर Br अटैच कर दिया, और 3 मिथाइल, 3 पर CH3 अटैच कर दिया। ये CH3 यहाँ पर हुआ, और ये CH3 यहाँ पर CH, और यहाँ पर भी CH। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या है। तो जरा गौर करो, दिस इज अ CH2Br। CH2Br कौन होगा है, प्राइमरी। दिस इज अ CHBr, कौन है ये, सेकेंडरी। दिस इज अ CBr, ये कौन है, टर्सरी है। तो इसका मतलब समझ सकते होंगे कि सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा, टर्सरी में। तो रिएक्टिविटी इसकी सबसे कम होगी। और प्राइमरी, ये जो पहला है, इसमें देखिए, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा। बात समझे, मैंने क्या बताया, इसे अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के चारों देखो कितना ज्यादा सराउंडेड है आपका कार्बन हाइड्रोजन। तो इस तरह तो एक ही साइड में सराउंडेड है, दूसरे और तीसरे साइड कोई सराउंडिंग नहीं है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें सबसे कम है। उससे ज्यादा, इसका मतलब आपका फर्स्ट कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड नंबर आएगा। कौन सा आएगा, थर्ड नंबर, क्योंकि थर्ड नंबर में स्टेरिक हिंड्रेंस इससे ज्यादा है, इससे इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो जाएगी। और जो आपका सेकंड कंपाउंड है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे कम होगी। तो लास्ट में आपका जाएगा सेकंड। तो क्या सीक्वेंस मिला, पहले फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, और फिर सेकेंड। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं एग्जाम में, और आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना होता है कि कौन सा इसमें स्टेरिक रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दे देते हैं 4 ऑप्शन। पहले 1 2 3 ऐसे 1 3 2 दे दिया, फिर कभी कहो 1 2 3 सब दे सकते हैं, या कभी 2 3 1, या इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सही ऑप्शन में आपको टिक लगाना होता है कि कौन सा इस SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से कर लीजिए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर और भी दूर कर देंगे। यस स्टूडेंट, अब हम लोग फिर से बात करेंगे अगले अपने टॉपिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं इसी में कि अगले क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन देख लेते ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो आपका अच्छी तरीके से दूर हो जाए। ठीक है बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके,
ये लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं कैसे, तो चलिए बात करते हैं कैसे किस तरह से करेंगे। वन ब्रोमो ब्यूटेन, ये लीजिए फर्स्ट कंपाउंड, ये हमने मान लिया। सेकंड आपके सामने दे रहे हैं वन ब्रोमो टू डाइमेथाइल प्रोपेन, ठीक। थर्ड आपके सामने दे रहे हैं, यहां बना रहे हैं ताकि हम तीनों की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। थोड़ा आपके सामने बना रहे हैं वन ब्रोमो टू मेथाइल ब्यूटेन। और फोर्थ आपके सामने हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वन ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ओके। तो ये आपके सामने 4 स्ट्रक्चर आपको पहले फॉर्म करनी है, फिर स्टेरिक हिंडेंस देखना है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। सुनिए, चलिए ब्यूटेन बनाते हैं। 4 कार्बन, ये लीजिए 1 पर है, ये Br अटैच किया, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH2, इस जगह CH2 और इस जगह CH2, ओके। दूसरा कंपाउंड बनाते हैं 1 ब्रोमो 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। भैया प्रोप में तो 3 कार्बन होते हैं, 1 पे ब्रोमो, ये लो भाई, 2 पर मेथाइल CH3, और फिर 2 पर एक और CH3, 2 डाई हो गया, ये CH3 हो गया और ये CH2 हो गया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो, ये लीजिए 1 पे Br लगा दिया, 2 मेथाइल 2 पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3, ये CH2, ये CH और ये CH2, ओके, ये दो। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ये लीजिए ब्यूटेन आपके सामने हमने बना दिया। 1 ब्रोमो 1 पे Br लगा दिया और 3 पर मेथाइल, ये लीजिए 3 पर मेथाइल, और ये CH3, यहाँ पे CH, ये CH2 और ये CH2। ये आपके सामने 4 कंपाउंड अवेलेबल, अब हमको देखना है। तो एक चीज आपको बता देते हैं कि आपका हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर गौर करें आप लोग, ये CH2Br, अभी तक 2 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उसमें एक प्राइमरी होता था, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस आपको कहाँ मिली? टर्सरी में, उससे कम सेकेंडरी में, उससे कम प्राइमरी में। तो रिएक्टिविटी केस पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ऐसा होता था। इसमें गौर करें तो चारों में मेरे को लगता है प्राइमरी ही है। CH2Br, ये प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट, CH2Br, ये प्राइमरी एल्किल हाइलाइट, CH2Br, ये प्राइमरी एल्किल हाइलाइट, CH2Br, ये प्राइमरी। आप जरा गौर करो, इसमें तो 4 अगर हम दे रहे हैं तो चारों में प्राइमरी ही एल्किल हाइलाइट है, कहीं सेकेंडरी और टर्सरी अवेलेबल नहीं है। तो फिर इसमें क्या होगा, अगर चारों एल्काइल हाइलाइट आपके सेम, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस कहाँ अवेलेबल है? ठीक, तो उसके लिए क्या होगा कि जिस कार्बन पर आपका हाइड्रोजन लगा हो आप उसे अल्फा कार्बन मानेंगे, और अल्फा कार्बन से फिर देखिए साइड चेन को चेक करिए। आपकी साइड चेन जितना दूर होगी स्टेरिक हिंडेंस उतना कम होगा। क्या मैंने बोला? साइड चेन। जैसे इसमें अगर ये चेन है तो ये तुम्हारी साइड चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो ये साइड चेन, और इसमें बात करें तो ये साइड चेन। तो साइड चेन जितना दूर होगी स्टेरिक हिंडेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें तो कोई साइड चेन नहीं, तो नंबर 1 पे तो ये हो जाएगा पहला, ठीक। पहला नंबर 1 पे पहुंच गया।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन इसकी, इसमें सेकंड पे साइड चेन, वो भी दो साइड चेन है। इसमें सेकंड पे है लेकिन एक साइड चेन है, और इसमें थर्ड पे है। तो थर्ड पे मैंने क्या बोला, साइड चेन जितना दूर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम होगा। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और कम है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी इसमें। तो उस करने पहले के बाद आपका 4th नंबर आ जाएगा। फिर इसमें और इसमें कंपेयर करो तो दोनों में सेकंड कार्बन पर साइड चेन है, फिर इसमें सेकंड कार्बन पे एक साइड चेन, और यहाँ सेकंड कार्बन दो साइड चेन। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, यहाँ कम। तो इसका मतलब अब आपका आ जाएगा 3rd नंबर आ जाएगा, और लास्ट में आपका जाएगा 2nd नंबर जाएगा। और इस तरीके से 1st, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, और ये सीक्वेंस हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो समझ चुके होंगे कि अगर एक प्रकार से एल्काइल हैलाइड आपके सेम हो तो उस कंडीशन में आप चेक करो किसमें साइड चेन, अगर साइड चेन नहीं है तो एक प्रकार से वहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम है, और उस कंडीशन में उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इस केस में था कोई साइड चेन नहीं है, लेकिन अगर साइड चेन अवेलेबल हो तो आप चेक करिए कि साइड चेन नियरेस्ट है या एक प्रकार से दूर है। तो अगर साइड चेन जितना दूर होगा तो ये समझिए उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस उतना कम होगा। तो इसमें देखिए कहाँ पे जा रहा है, 3rd कार्बन पे जा रहा है, 3rd कार्बन पे साइड चेन है, तो इसका मतलब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो नंबर 1 पे आ गया ये कंपाउंड। दूसरे नंबर पे 4th वाला आएगा। फिर इसमें और इसमें कंपेयर करो तो दोनों में सेकंड कार्बन पे साइड चेन है, लेकिन इसके सेकंड कार्बन पे केवल एक साइड चेन है, और उसके सेकंड कार्बन पे दो साइड चेन है। तो जहाँ ज़्यादा साइड चेन वहाँ ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो फिर 3rd नंबर आ जाएगा पहले, और 2nd नंबर आपका लास्ट में हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड आपके पास टॉपिक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन में और आपसे बात करूँ, ये तो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस के अबाउट, और एक चीज़ मैं आपको और क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको भी इसी वीडियो में शेयर किए दे रहा हूँ। देखिए कैसे क्या होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन, समझिए क्वेश्चन को, व्हाट इज द रीजन द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। चलिए मैं बात करता हूं। मैंने क्वेश्चन कहा व्हाट इज द रीजन, क्वेश्चन लिखिए सब लोग, व्हाट इज द रीजन डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन What is the reason dipole moment of chlorobenzene is less than cyclohexyl chloride? ओके, हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे? चलिए हिंदी में भी लिखे दे रहे, बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोग भैया। क्या कारण है कि क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम है। ओके, ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत फोकस करिए। व्हाट इज द रीजन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लेस देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड? क्या कारण कि
क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, आप लोग जानते होंगे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट यानी P पढ़ा होगा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, याद है? तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इस क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है और क्यों। तो सिंपल तरीका है बेटा, देखो फिजिक्स पढ़ते हो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग की फिजिक्स में पढ़ते हो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, बोलो गलत तो नहीं कह रहे? तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2L है, तो आप ये समझ लीजिए कि चार्ज, यानी मेरे कहने मतलब है कि किसमें चार्ज ज़्यादा है, जिसमें चार्ज ज़्यादा आएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, समझिए जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट भी तो ज़्यादा होगा बेटा, समझ रहे ना? जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में उसका डाइपोल मोमेंट भी तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसमें चार्ज कम होगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा। आप समझ लीजिए, दोनों को स्ट्रक्चर बना लीजिए और समझा देते हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ पर, ये आपके सामने क्लोरोबेंजीन है, समझिए शब्द, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा हमने आपके सामने क्लोरोबेंजीन, जहाँ पर अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है और ये हमने Cl यहाँ पर लगा रखा, ओके बेटा। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये लीजिए, ये आपके सामने साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, ओके बेटा। यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल है तो अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं लगेगा और सिर्फ यहाँ पर आप इस तरीके से Cl लगा देंगे, ठीक। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं, क्लोरीन के पास 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन होते तो 7 है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला जाता है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 3 लोन पेयर, यानी इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। और आपको मालूम, एक मैंने फैक्टर पढ़ाया था, रेजोनेंस पढ़ाया था, यानी अनुनाद पढ़ाया था। रेजोनेंस कब होता है, जब यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स क्या होता है, क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उसी से आपका रेजोनेंस होगा, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज करेंगे। और जब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं तो यहाँ पर बात समझिए कि उसके अकॉर्डिंग ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये अपने स्ट्रक्चर में आपको मालूम है, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। याद है आपको कि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में, अब रेजोनेंस, आप रेजोनेंस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने बना के दिखाया था कि इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसमें कोई क्लोरोबेंजीन जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, इसमें कोई रेजोनेंस होने वाला नहीं, क्योंकि इसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड बना रहेगा, सिंगल बॉन्ड बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब आप समझ सकते हैं, जब पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है तो एस कैरेक्टर क्या होता है, मैंने समझाया था, एस कैरेक्टर भी बताया था, एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या करती है, बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में ये शेयर पर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहेंगे, बीच में रहना चाहेंगे, जिससे क्या होगा कि क्लोरीन उन शेयर पर इलेक्ट्रॉन को उस रेट से अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना कि वो इस साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में क्या कहा, फिर से एक बार रिमाइंड करिए, ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि देखो जो क्लोरोबेंजीन होता है उसमें रेजोनेंस होता है, उस रेजोनेंस से तुम्हारे कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड यानी आंशिक रूप से द्विबंध यहाँ पर यानी पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। जब पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा तो एस कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है।
एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो शेयर इलेक्ट्रॉन बीच में ज़्यादातर रहने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर उस पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जिस पावर से वो इस साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्लोरीन शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में जो साइक्लोहेक्साइल है क्लोराइड है, इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा और इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, और जब चार्ज कम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस हो जाता है, किससे, आपके साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। तो आप समझ सकते हैं। तो आपको बस इतना लिखना है कि इस जो क्लोरोबेंजीन होता है उसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, जिससे एस करेक्टर इंक्रीज कर जाता है, एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है, और जिससे आपके जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच में रहना चाहेंगे, और क्लोरीन उन्हें इलेक्ट्रॉनों को, जब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाती है कार्बन की, तो उस कंडीशन में क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉनों को जो अट्रैक्शन पावर होती है क्लोरीन की वो कम हो जाती है, किसके कंपेयर में, आपके साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के कंपेयर में। और इस तरीके से जब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन और उसका आंसर, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके बेटा।